फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग है ना क्लास नंबर 43 कवर करने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग आर्टिकल 35 और आर्टिकल 31 जो पहले था राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि अभी देखोगे तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी ये क्या हो गया, लीगल राइट हो गया, समझे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो चुका है। तो बहुत कुछ है इसके अंदर विद्यार्थी लोग इस लेक्चर के अंदर, तो सभी चीज़ को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा गया है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग आर्टिकल 32 को देखे थे कि आर्टिकल 32 क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देता है ये, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना है तो आर्टिकल 32 उसके लिए बनाया गया, क्योंकि बिना आर्टिकल 32 का फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस, यूजलेस। सही बात है। उसी तरह विद्यार्थी लोग, उसी तरह आर्टिकल 35 भी पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड लॉ बनाना है आपको, यानी कि फंडामेंटल राइट्स से बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है ना, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, तो बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स से संबंधित पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। यही इजाज़त आर्टिकल 35 देता है। बात समझे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, आर्टिकल 35 लेस डाउन दैट द पावर टू मेक लॉज to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only the parliament and not in the state legislature। केवल पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए। यदि मान लो कि कुछ फंडामेंटल राइट्स है जिसका वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए लॉ चाहिए ना हमें। तो सभी नहीं है, और नॉट ऑल फंडामेंटल राइट्स, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स, हाँ बिल्कुल, जो नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिव वाला जो फंडामेंटल राइट्स है, अब कुछ ही कुछ, सभी नहीं, उसमें भी कुछ ही कुछ फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्शन देने के लिए पार्लियामेंट ही एम्पावर्ड बॉडी है जो कि लॉ बना सकता है, विधानसभा नहीं। इसलिए विधानसभा नहीं क्योंकि जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगा तो यूनिफॉर्म होगा, थ्रू आउट द कंट्री लागू होगा उस पर। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, दिस प्रोविजन इंश्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया विथ रिगार्ड टू द नेचर ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स एंड पनिशमेंट फॉर देयर इन्फ्रिंजमेंट। यानी कि इसलिए पार्लियामेंट को दिया जा रहा है ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके पूरा भारत में। और कोई भी फंडामेंटल राइट्स यदि किसी का वायलेशन होता है, किसी का वायलेट होता है, तो पनिशमेंट भी क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गया ना। इसलिए पार्लियामेंट ही बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर को बनाने का कोई पावर नहीं है। आगे देखो विद्यार्थी लोग, तो इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ ही कुछ फंडामेंटल राइट्स, तो कौन से फंडामेंटल राइट्स है जहाँ पे पार्लियामेंट आर्टिकल 35 को इन्वोक करेगी। तो ये भी जानने वाला विषय है ना, नॉट ऑल फंडामेंटल राइट्स, कुछ ही कुछ फंडामेंटल राइट्स। तो देखो यहाँ पे द पार्लियामेंट शैल हैव, एंड ब्रैकेट में क्या लिखा गया कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल नॉट हैव, यानी कि विधानसभा को कोई अधिकार नहीं है, राज्य का जब विधानसभा को कोई अधिकार नहीं है, तो केवल पार्लियामेंट को ही अधिकार है कि ये सभी मैटर पे लॉ बना सकती है। तो क्या क्या मैटर है देखो, आर्टिकल 16, बस चलो याद करो, पिछले क्लास में कवर किए थे, है ना, कि प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। यानी कि स्टेट लेवल का बहुत सारे जॉब जो नॉन गैजेटेड जॉब है उसमें एक रेसिडेंस भी कंडीशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अभी भी इस क्लॉज को कैरी कर रहा है ना। तो आर्टिकल 16 में क्या लिखा गया, राइट टू हैव पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मैं उसका सब क्लॉज भी जानते हो, बहुत सारा क्लॉज है ना जी। हाँ, तो अब ये बात समझो कि आर्टिकल 16 को डायरेक्शन देना है, उसमें कुछ एक्सेप्शनल लाना है, यानी कि रेसिडेंस एज अ ग्राउंड के रूप में लाना है कि रेसिडेंस के नाम पे भी किसी को जॉब दिया जा सकता है, बट नॉन गैजेटेड पोस्ट वाला। तो ये चीज़ भी पार्लियामेंट ही कर सकती है। ये कोई तेलंगाना का विधानसभा नहीं कर सकता है, कोई आंध्र प्रदेश का विधानसभा नहीं कर सकता है, कोई स्टेट का विधानसभा नहीं कर सकता। ये केवल पार्लियामेंट के पास ही पावर है। अब पार्लियामेंट ने इस पावर को यूज़ किया है। शुरू में तो क्या कि बहुत सारे स्टेट्स को दे दिया गया था रेसिडेंस एज अ ग्राउंड के रूप में, कि रेसिडेंस यानी कि आप वहीं के आप रेसिडेंट हो, जैसे आंध्र प्रदेश के ही लोग हैं वहाँ के, तो आंध्र प्रदेश में नॉन गैजेटेड ऑफ पोस्ट पे उसको मिलेगा नौकरी, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो शुरू में स्टार्टिंग में जब लॉ लाया गया था इससे संबंधित तो बहुत सारे स्टेट्स के लिए था, बट बाद में क्या किया गया कि इस लॉ को उसको वो कर दिया गया, एक्सपायर कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और अभी भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पे ये लागू होता है, और बहुत सारे अलग राज्य में भी लागू होते हैं।
नंबर 1 समझ गए ना। नंबर 2 देखो, बिल्कुल पिछले क्लास में भी कवर हो चुका है। ये जो बच्चे जो रिट्स ज्यूरिसडिक्शन है, जो स्पेशल काइंड ऑफ पावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया आर्टिकल 32 के अंदर, और हाई कोर्ट को भी मिलता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। ये जो रिट्स वाला जो पावर है दूसरे कोर्ट को भी दिया जा सकता है। तो ये भी पावर तुमको, इस पावर को भी यदि इंजॉय करना है, इस पावर को भी यदि इन्वोक करना है पार्लियामेंट को, तो आर्टिकल 35 को इन्वोक करना पड़ेगा, जो कि पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। empowering court other than the Supreme Court and High Court to issue directions, orders and writs of all kinds for the enforcement of fundamental rights or legal rights or other rights, जो कि आर्टिकल 32 में भी दिया गया। यानी कि आर्टिकल 32 को और ब्रॉड करना है। आर्टिकल 32 में दूसरे कोर्ट को भी आपको कहना है कि चलो भाई तुम भी रिट्स जारी कर सकते हो, उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। बट पार्लियामेंट के पास कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 35। बात समझ पा रहे हो ना? तो कैसे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 35 कनेक्टेड है एक दूसरे से? क्योंकि आर्टिकल 32 में रिट्स के बारे में विषय है, और आर्टिकल 35 वही सेम रिट्स दूसरे कोर्ट को भी देने का बात कर रहा है। नेक्स्ट देखोगे आर्टिकल 33, बिल्कुल। अब देखो आर्टिकल 33 के अंतर्गत हमने देखा था ना ये चीज कि रिस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस। अच्छा, पुलिस फोर्सेस या एनालॉगस फोर्सेस या आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसका हम लोग फंडामेंटल राइट्स डायल्यूट भी कर सकते हैं या एब्रोगेट भी कर सकते हैं, या बहुत कम भी कर सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमने आर्टिकल 33 देखा था। बट आर्टिकल 33 में लिखा गया था कि पार्लियामेंट ये कर सकता है। वहाँ पार्लियामेंट कैसे कर सकता है? आर्टिकल 35 को इन्वोक करके कर सकता है। यानी कि एक आर्टिकल का जस्टिफिकेशन दूसरे आर्टिकल से हो रहा है। एक आर्टिकल को जो डायरेक्शन मिल रहा है दूसरे आर्टिकल से पावर लेके डायरेक्शन मिल रहा है उसका। जैसे आर्टिकल 32 से पावर मिल रहा है ना फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का, सिमिलरली पार्लियामेंट को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलता है फंडामेंटल राइट्स में, वो आर्टिकल 35 से मिल रहा है। आया समझ में? देखो आर्टिकल 34 में भी, बिल्कुल आर्टिकल 34 में भी यूज है आर्टिकल 35 का। क्यों? क्योंकि जानते हो कि इंडेमनिफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया। जब मार्शल लॉ लगता है, हाँ मार्शल लॉ अलग है बच्चे लोग, वो मिलिट्री लॉ से, मिलिट्री रूल्स से। मार्शल लॉ यानी कि देश में किसी भी कोने में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ और वहाँ पे मार्शल लॉ लगा, हाँ उस कोने में, एक देश के किसी कोने में मार्शल लॉ लगा, तो आर्टिकल 35 के अंतर्गत आ जाएगा ना। हाँ, ये अलग बात है कि आर्टिकल 35 में मार्शल लॉ से संबंधित बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, वह इम्प्लिसिट तो मेंशन है ना वहाँ पे। तो उस समय कोई भी पब्लिक सर्वेंट होगा, कोई भी पुलिस होगा, कोई भी तुम्हारा एनालॉगस फोर्स होगा, पैरामिलिट्री फोर्स होगा, वो कुछ भी काम करेगा अपना ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में कुछ भी करेगा तो पूरी तरीके से इम्यून है, वो किसी भी कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता है उसको। तो उसके लिए पार्लियामेंट सशक्त है कि उस तरह का लेजिस्लेशन लेके आ सकती है और उस तरह का इम्यूनिटी दे सकती है इस तरह के पैरामिलिट्री फोर्सेस सबको या फिर आर्मी वाले लोग को। तो आर्टिकल 34 को भी दिशा देने वाला और कोई नहीं, आर्टिकल 35 ही है, जो कि पार्लियामेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देती है कि आप ये सब अलग अलग जगह पे आप अपना काम कर सकते हो। होप सो समझ में आ गया होगा। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 35 का तार किस किस जगह पे जुड़ा हुआ है। अब देखो सेम चीज, पार्लियामेंट शेल हैव, हाँ विधानसभा नहीं, पावर्स टू मेक लेजिस्लेशन फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोस एक्ट दैट आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंस अंडर द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फर्स्ट तो हम लोग देखें ना कौन सा आर्टिकल शामिल है बच्चे लोग, आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34। देखो बड़ा ही आसान है याद करना। आर्टिकल 16 है उसको डबल कर दो, 32 हो गया, 32 के बाद कंटिन्यू कर लो, 32, 33, 34 और 35 तो स्वयं अपने आप में है, आसान हो गया ना याद करने में। 16 को डबल करो, 32, 32, 33, 34 और 34 के बाद खुद 35 है, 35 खुद ये सबको पावर दे रहा है। तो याद हो गया। अब देखो दूसरा केस क्या है, कहाँ कहाँ पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है आर्टिकल 35 को और यूज करके। तो देखो जैसे एग्जांपल देखो, आर्टिकल 17 पढ़े हो ना बच्चे लोग, अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी यदि कोई प्रैक्टिस करा, अच्छा हमने देखा था कि अनटचेबिलिटी जो चीज़ है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी है और प्लस स्टेट के अगेंस्ट भी है ना ये चीज़। तो कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा हो चाहे स्टेट कर रहा हो, तो उसके लिए लॉ लाने का किसको अधिकार है? पार्लियामेंट को अधिकार है, लोकसभा और राज्यसभा को अधिकार है। उसी तरह ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर, जो कि आर्टिकल 23 के अंतर्गत पढ़े हो तुम लोग, उससे संबंधित भी लॉ यदि कोई लाएगी तो कौन लाएगी? पार्लियामेंट लाएगी। होप सो। और पार्लियामेंट जब लॉ लाएगी तो उसमें पनिशमेंट का सब प्रोविजन सब होगा उसके अंदर। नंबर बी देखो बच्चे लोग, तो पार्लियामेंट शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द अबव एक्ट्स। अनटचेबिलिटी, ट्रैफिकिंग, ये सब यदि हो रहा है तो उससे संबंधित पार्लियामेंट बना सकती है, कानून व्यवस्था बना सकती है, पनिशमेंट सब उसमें दे सकती है। Thus making it obligatory
ऑन द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के ऊपर एक कंपल्सन है कि आपको इससे संबंधित लॉ बनाना ही है। तो हम कह सकते हैं कि अनटचेबिलिटी या आर्टिकल 23 यानी कि आर्टिकल 17 या आर्टिकल 23 ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी है ना, आर्टिकल नहीं है, अनलाइक राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हमने देखा था ना आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 के लिए कोई लॉ नहीं होता है, आर्टिकल 14 के लिए कोई लॉ नहीं है, बट आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 ये नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिव आर्टिकल है, इसके लिए लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा और ये कंपलसरी है कि पार्लियामेंट को लाना ही पड़ेगा अंडर आर्टिकल 35। तो देख रहे हो ना आर्टिकल 35 का तार कहाँ कहाँ नहीं जुड़ा हुआ है। आगे देखो, एनी लॉ in force at the commencement of the constitution with respect to any of the matters specified above is to continue in the force until altered or repealed or amended by the parliament। any law in यानी कोई भी लॉ है, ठीक है, जो बना संविधान लागू होने के बाद, एट द यानी कि संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद, वो कंटिन्यू रहेगा जब तक पार्लियामेंट चाहे उसको। यदि पार्लियामेंट अल्टर कर दिया ठीक है, वो अल्टर हो गया, यदि पार्लियामेंट ने उसको हटा दिया तो वो हट गया, यदि पार्लियामेंट ने उसको अमेंड किया तो अमेंड कर दिया, यानी कि वो कंटिन्यू रहेगा जब तक। यदि पार्लियामेंट ने कुछ इंटरफेरेंस नहीं किया तो जो लॉ पहले का जो लॉ है वो कंटिन्यू रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि लॉ का जो लॉन्गेविटी है, जो लॉ का जो अपना एक लेंथनेस है कह सकते हो, या फिर तुम कह सकते हो कि एक जो उसका होना चाहिए लाइफ, हाँ वेरी गुड, जो उसका वैलिडिटी होना चाहिए, जो लाइफ होना चाहिए, वो कंटिन्यू रहेगा अनलेस पार्लियामेंट उसको इंटरफेयर ना करे। तो एनी लॉ इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कोई भी लॉ था या उसके बाद कोई भी लॉ था वो कंटिन्यू रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ। इट शुड बी नोटेड दैट आर्टिकल 35 एक्सटेंड द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ ऑन द मैटर स्पेसिफाइड अबव इवन दो सम ऑफ द मैटर्स मे फॉल विद इन द स्फीयर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कितना बढ़िया बात कहा गया कि इनफैक्ट आर्टिकल 35 के अंतर्गत ये इतना पावर है पार्लियामेंट को, वो हर चीज़ के ऊपर लॉ बना सकती है। इनफैक्ट यदि विधान स्टेट लिस्ट में भी वो मैटर आए, विधानसभा के जुरिस्डिक्शन वाला भी मैटर, तो उसमें भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ये बड़ी बात और ये बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ है कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट पे कैसे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, वो बना सकती है और उसके लिए आर्टिकल 35 उसको इम्पावर्ड करती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इवन दो सम ऑफ द मैटर्स में फॉल विद इन द, वही बोला कि विधानसभा के अंदर भी आता है, तो फिर भी आर्टिकल 35 को इन्वोक करके पार्लियामेंट वो सभी विषय में बना सकती है जो कि अभी पहले पढ़े हो, चाहे वो आर्टिकल 17 हो, आर्टिकल 23 हो, 22 या 23 हो या फिर आर्टिकल 16 हो। समझ गए ना। अब तुम खुद देखो ना, एम्प्लॉयमेंट तो ये तो था आंध्र प्रदेश का बात था, ये तो बात तेलंगाना का बात था, वो पार्लियामेंट के ऊपर से आना पड़ा लॉ बनाने के लिए। तो आगे देखो, तो खत्म हो गया जी आर्टिकल 35। बढ़िया समझ पाए ना। तो देखो आर्टिकल 35 कह सकते हो। अब कोई कहेगा तुमको कि फंडामेंटल राइट्स, यानी कि पार्लियामेंट का फुल कंट्रोल है फंडामेंटल राइट्स पे, या अच्छा खासा कंट्रोल है फंडामेंटल राइट्स पे, बताओ कौन सा आर्टिकल इस चीज को बताता है? तो सिंपली कहोगे आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 इसलिए बहुत रिलेवेंट हो जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में। अब देखते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। कभी बच्चे लोग राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। यदि ब्रॉड कैटेगरी में देखोगे तो राइट टू प्रॉपर्टी भी कभी 7 फंडामेंटल राइट्स में आते थे। सही बात है ना। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 के अंदर प्रेजेंट था ओरिजिनली, उसको हटा दिया गया और अभी देखोगे ब्रॉडली जो फंडामेंटल राइट्स है कितना है, केवल 6 है। मैं ब्रॉडली बात कर रहा हूं। ब्रॉडली का मतलब क्या हो कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर 2 आर्टिकल आ जाएगा। बात समझो। तो राइट टू प्रॉपर्टी कभी 7 फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा हुआ करता था, पार्ट 3 का हिस्सा हुआ करता, बट उसको निकाल दिया गया। इसलिए अभी देखोगे ब्रॉड कैटेगरी में तो फंडामेंटल राइट्स कितना है हमारे पास, 6 है। हाँ, तो आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। बट आर्टिकल 31 तक ही बात नहीं है विद्यार्थी लोग। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो चीज है, इससे संबंधित जो एलिमेंट है ना, वो और भी बहुत सारे आर्टिकल में दिया गया है। जैसे एग्जांपल देखो, इट वाज डील्ड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F, उसमें भी है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। एक तो ब्रॉडर कैटेगरी में तुम्हारा आर्टिकल 31 में था, मगर उसका कुछ एलिमेंट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F में भी। अच्छा, आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और उसके बाद हमने देखा था कि राइट टू मूवमेंट भी है, राइट टू रेसिडेंस भी है,
करेक्ट। राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन भी है, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन भी है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो वही आर्टिकल 19 का यदि सब क्लॉज देखोगे तो वहाँ पे देखो लिखा गया है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F गारंटी टू एवरी सिटीजन द राइट टू एक्वायर, राइट टू होल्ड एंड राइट टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि हर एक नागरिक को, भारत के हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, यानी कि खरीद कर रख सकता है या अपने अंदर रख सकता है। एक्वायर कर सकता है मतलब क्या है, दूसरे से ले सकता है, होल्ड कर सकता है, उसको रख सकता है या फिर उसको बेच भी सकता है, डिस्पोज भी कर सकता है। ये अधिकार था पहले, मगर जानते हो इसको हटा दिया गया। यानी कि आर्टिकल 31 भी हटा और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F भी हटा। बात समझे विद्यार्थी लोग? तो बाबू राइट टू प्रॉपर्टी खाली आर्टिकल 31 बोलते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो एलिमेंट है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत भी आता है। दैट पॉइंट टू बी नोटेड। देखो आई क्या लिखा गया है, आर्टिकल 31, जबकि दूसरे ब्रॉडली देखोगे ये गारंटी देता है हर एक पर्सन्स को, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन। देखो ऊपर में केवल सिटीजन का बात था। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F केवल सिटीजन तक बात है। आर्टिकल 31 ये दोनों के लिए है, सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेन का भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। राइट अगेंस्ट डिप्राइवेशन हिज प्रॉपर्टी, यानी किसी का भी प्रॉपर्टी डिप्राइव नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ कर सकती है, हाँ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी, यानी कि लॉ बना के, प्रॉपर लेजिस्लेशन बना के उसके प्रॉपर्टी को डिप्राइव किया जा सकता है, उसको उसके प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया जा सकता है, बट प्रोसीजर फॉलो करके, हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके, ऐसे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जब भारत आज़ाद होगा तो लैंड रिफॉर्म्स चलेगा, लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट चलेगा ना भारत में, हाँ। तो उस समय जो पहला जो कह सकते हो कैबिनेट जो हमारा है या पहला जो गवर्नमेंट है उसको बहुत प्रॉब्लम आएगा राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। तो शुरुआत में देखोगे बच्चे लोग, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा कन्फ्रंटेशन होता था इन लोग का, इसलिए बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ और फाइनली जाके इंदिरा गांधी ने क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म ही कर दिया एज अ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, मैं बताऊंगा कुछ अमेंडमेंट करके ख़त्म कर दिया गया राइट टू, हाँ शायद मोरारजी देसाई ने ख़त्म किया था, ठीक है, मगर देखोगे तो बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ उससे संबंधित, जो कि इसी मॉड्यूल में पढ़ लोगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, हाँ शायद मोरारजी देसाई होंगे, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा तुम लोग को। इट एम्पावर द स्टेट टू अक्वायर, अच्छा यही आर्टिकल 31, इट एम्पावर द स्टेट टू अक्वायर और रिक्वेशन द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अंडर 2 कंडीशन। इसमें क्या बोला है कि 2 कंडीशन है, स्टेट दूसरे का प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है ना, और रिक्वेशन कर सकती है, यानी कि उसको यूज़ कर सकती है 2 कंडीशन में। स्टेट को यदि किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी लेना है तो वो ले सकती है, बट 2 कंडीशन में ले सकती है। पहला कंडीशन क्या है, वो पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए। जैसे मान लो कि किसी का ज़मीन ले रहा है तो हो सकता है वहाँ पे रेलवे का नेटवर्क बैठे, हो सकता है वहाँ पे PSU खुले, हो सकता है कोई पब्लिक पर्पस हो सकता है कोई गार्डन बने, तो उस चीज़ के लिए हो सकता है, पब्लिक पर्पस के लिए लिया जा सकता है। और दूसरा क्या है कि इट शुड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द ओनर, जिस ओनर से लिए हैं, जिसका प्राइवेट प्रॉपर्टी आप लिए, उसको प्रॉपर कंपनसेशन देना होगा। 2 कंडीशन, समझे, 2 कंडीशन है कि बिल्कुल स्टेट एक्वायर कर सकती है, इसलिए बोला गया ना अथॉरिटी बाय द लॉ। अथॉरिटी बाय द लॉ क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को ले सकता है, जबकि उस समय राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था, फिर भी ये प्रोविजन था उस समय। अभी देखो, सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी हैज बीन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, ठीक है ना। जब से हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से ही लेके, है ना, शुरुआत देखोगे तो बहुत फ्रिक्शन हुआ इस चीज़ को लेके, ये फंडामेंटल राइट्स को लेके। इट हैज़ कॉज द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द पार्लियामेंट, समझ गए ना। तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को लेके हमेशा तुमको शुरुआत के पीरियड में कन्फ्रंटेशन दिखा है। जब तक राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट रहा तो बहुत ही ज़्यादा ही, क्योंकि देखो सिंपल बात है, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स का, और राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स। हाँ, यदि ये वायलेशन होगा तो बात पहुँचेगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगी और फिर पार्लियामेंट को बोलेगी, तो कन्फ्लिक्शन देखने को मिला था उस समय। अब देखो बिल्कुल यही चीज़ है यहाँ पे। अब राइट टू प्रॉपर्टी को, है ना, अब उसको क्या करना है, उसको सुपरसीड करना है। तो सुपरसीड करने के चक्कर में क्या हुआ बच्चे लोग, बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, 4th अमेंडमेंट हुआ, 7th अमेंडमेंट हुआ, 25th अमेंडमेंट हुआ, 39th अमेंडमेंट हुआ, और गलती से नोट्स में लिख दिया है 49th नहीं हो, 48th है।
40 होगा, 40 लिख लो बच्चे लोग। 40 अमेंडमेंट हुआ और 42nd अमेंडमेंट हुआ। जैसे ही 42nd अमेंडमेंट हुआ पूरी तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया। तो 42nd का मतलब क्या हुआ? इंदिरा गांधी ना होगा जी? हाँ, तो गलती से तुम बोल दिए मोरारजी देसाई। बात समझ गए ना? हाँ, तो मोरारजी देसाई नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 42nd ही लास्ट अमेंडमेंट था जिसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। बात समझ गए ना? तो ये डिसाइसिव है इसलिए भी कि देखो इतना अमेंडमेंट किया गया, समझ गए ना? हाँ, अब देखो अब बहुत कुछ है समझने के लिए, अब थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। थ्रू दिस अमेंडमेंट्स, अब देखो कैसे, अब कैसे किया? कहोगे सर पहला ही फर्स्ट अमेंडमेंट करके ही हटा देता तो ठीक रहता। नो, शुरू में ब्लैंकेट दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। आई मीन कैसे दिया गया तो पहले समझो। थ्रू दिस अमेंडमेंट आर्टिकल 31A, 31B और 31C हैव बीन एडेड and modified from time to time to nullify the effect of Supreme Court judgment and to protect certain laws from being challenged on the grounds of contravention of fundamental rights। अब जितना भी तुमने अमेंडमेंट देखा ना, 1st, 4th, 7th, 25th, 39th, 48th और तुम्हारा 42nd, ये सब अमेंडमेंट को यूज़ करके ना नए नए आर्टिकल संविधान में डाले गए। जैसे आर्टिकल 31A डाला गया, 31B डाला गया और 31C डाला गया। अब देखो 31 है, समझ रहे हो? 31 मतलब क्या है? पहले 31 क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था। तो 31A, B, C इसलिए डाला गया कि मान लो कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स यदि मान लो कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही है, सिंपल बात है, यदि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही है जिसके वजह से किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि ये सब आर्टिकल है पार्लियामेंट को इम्यूनिटी देता है कि आप कोई भी लॉ बना सकते हो, और कोई भी फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू नहीं कर सकता। दैट पॉइंट टू बी नोटेड। आया समझ में? हाँ, तुम लोग पढ़ोगे, डिटेल्स में पढ़ोगे 31A क्या है, 31B क्या है, 31C क्या है, मगर ये अमेंडमेंट के थ्रू ये सभी नए नए आर्टिकल जोड़े गए हैं विद्यार्थी लोग संविधान में, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे, अच्छा जो बोल रहे थे तुम सही थे यार, मैं बार बार ऊपर नीचे हो रहा है उस चीज़ को लेकर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। तो 42nd हुआ, 42nd के बाद फिर 44th भी हुआ। मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ को लेकर, कई बार होता है 42nd और 44 जो है वो बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। देखो ना तुम, प्रीएम्बल में भी चेंजेस आया है ना, और फिर 44 जो अमेंडमेंट हुआ था वो बिल्कुल मोरारजी देसाई के टाइम में ही हुआ था, ठीक है, 1978 है। तो 1978 में किसका सरकार रहेगा? मोरारजी देसाई का सरकार रहेगा। तो फाइनली 44th अमेंडमेंट करके, मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा और मैं बोलना चाहूँगा स्टूडेंट, आई एम सॉरी फॉर डैट, 44th अमेंडमेंट करके फाइनली 44th अमेंडमेंट करके राइट टू प्रॉपर्टी को फाइनली ख़त्म कर दिया गया, फाइनली ख़त्म कर दिया गया। शुरू में तो बहुत कुछ आया, फर्स्ट आया है ना दुनिया भर का, 39th आया, 48th आया, 42nd भी आया। अच्छा 42nd में क्या है तो थोड़ी देर में समझोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अमेंडमेंट करके 31A आया, 31B आया, 31C आया, तो कहीं ना कहीं वो आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करके भी फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट किया गया है। एनीवे यहाँ पे देखो, मोस्ट ऑफ द लिटिगेशन सेंटर अराउंड द ऑब्लिगेशन इफ द स्टेट हैज़ टू पे कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो सही बात है, मोस्ट ऑफ द लिटिगेशन सेंटर अराउंड द ऑब्लिगेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा लिटिगेशन यही सब था कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी जब किसी का ले रहा है तो प्रॉपर कंपनसेशन होना चाहिए। और कई बार क्या है कि स्टेट क्या करती थी कि ले लेती थी, प्रॉपर कंपनसेशन नहीं करती थी, इस चीज़ को लेकर लिटिगेशन पूरा पड़ा रहता था, और जिसका यानी कि प्रॉपर कंपनसेशन नहीं हुआ तो फंडामेंटल राइट्स उसका वायलेट हो गया। जब वायलेट हो गया तो मामला पहुंचेगा ना ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। तो वही लिखा गया 9th नंबर पढ़ो फिर से कि मोस्ट ऑफ द लिटिगेशन सेंटर अराउंड द ऑब्लिगेशन इफ द स्टेट हैज़ टू पे कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। समझ गए ना? देयरफॉर इनफ इज इनफ। मोरारजी देसाई के सरकार ने फैसला लिया कि चलो राइट टू प्रॉपर्टी खत्म ही कर दो, क्योंकि जो हम करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव करना चाहता है, वो बीच में आ जाता है आर्टिकल 31 या फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F आ जाता है, तो ख़त्म कर दिया गया। देखो तो कहने का मतलब आर्टिकल 19 में भी फर्क पड़ा और आर्टिकल 31 तो ऑल टुगेदर खत्म कर दिया गया। तो देयरफॉर है ना, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 एब्रोज द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल बाय रिवीलिंग आर्टिकल, हाँ समझे, 31 भी रिवील कर दिया गया, 19 क्लॉज 1 क्लॉज F भी रिवील कर दिया गया, पार्ट 3 से हटा दिया गया। और कहाँ डाला गया उसको? तो उसको न्यू आर्टिकल के साथ 300A पार्ट 12 में डाला गया, और उसका जो हेडलाइन से क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब इसलिए कह सकते हो विद्यार्थी लोग कि अब ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, और ना ही ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, समझे ना? तो इसलिए इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ऑथोरिटी बाय लॉ। सेम ही चीज़ है, बट अब फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है।
सेम ही चीज़ को डाल दिए गए। वही बोला है कि दस द राइट टू प्रॉपर्टी स्टिल रिमेन्स, अभी भी लीगल राइट है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अभी फंडामेंटल राइट नहीं है वो। और जब फंडामेंटल राइट नहीं है, समझे ना, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी हिस्सा नहीं है। तो किसी का यदि राइट टू प्रॉपर्टी वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आके ऐसे इंटरव्यू नहीं कर सकती जैसे पहले करते थे। समझ गए ना। आगे देखो बच्चे लोग, बहुत सारा चीज है, समझने वाला चीज है यार, बहुत समझने वाला चीज है। देखो, दो द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अंडर पार्ट 3 हैज बीन एबोलिश, सही बात है ना। जो फंडामेंटल राइट्स वाला जो फीचर था आर्टिकल 31 रिमूव्ड, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ भी रिमूव्ड, मगर कोई ये नहीं कह सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर खत्म हो गया फंडामेंटल राइट्स, ये नहीं कह सकते अभी भी स्टिल। क्यों? क्योंकि अभी भी दो प्रोविजन राइट टू प्रॉपर्टी से मिलता जुलता दो प्रोविजन अभी भी स्टिल हमारे फंडामेंटल राइट्स में प्रेजेंट है। गजब ना, बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। दो तो हटा दिया आपने, क्लियर ओपन करके हटा दिया, 44th अमेंडमेंट करके आपने हटा दिया उस चीज को। क्या क्या हटाया आपने? आर्टिकल 31 को हटा दिया और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ को हटा दिया। तो इसका मतलब एक कॉमन आदमी सोचेगा ना कि सब खत्म होंगे राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है। दो अभी भी फीचर है राइट टू प्रॉपर्टी जो कि अलग अलग फंडामेंटल राइट्स में पाए जाते हैं। तो समझो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल जो राइट है स्टिल कैरी 2 प्रोविजन, अभी भी दो प्रोविजन है जो कि किस चीज से संबंधित प्रोविजन है। देखो प्रोविजन क्या है कि राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। स्टेट यदि अभी भी किसी का जमीन लेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी अक्वायर करेगा, तो अभी भी कंपनसेशन का वो एलिमेंट है। और इस तरह से दो प्रोविजन में प्रेजेंट है फंडामेंटल राइट्स का। तो दिस टू केसेस क्या है? दो केसेस जहां पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। नंबर 1 आर्टिकल 30, याद आया, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ाए थे बच्चे लोग। यदि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का आप कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, इमूवेबल या मूवेबल, तो उस समय स्टेट को प्रॉपर कंपनसेशन करना पड़ेगा। और स्टेट यदि ले रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस और रिबिल हो जाएगा, रिबिल बिल्कुल नहीं होगा। वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस अभी भी मेंटेन रहेगा, भले ही स्टेट उसका जमीन ली हो या नहीं ली हो। आया समझ में? तो अभी भी है ना वो प्रेजेंट, हाँ अभी भी प्रेजेंट है। देखो, जब स्टेट प्रॉपर्टी ले ले माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का तो प्रॉपर कंपनसेशन करना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी ले ली हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसका स्टेटस खत्म हो जाएगा, उसका स्टेटस अभी भी मेंटेन रहेगा। आया समझ में ना। दूसरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A के अंदर भी है, अब बताए थे ना, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C, ये 3 नया चीज जोड़ा गया था ताकि कोई भी फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन हो तो ब्लैंकेट मिल सके पार्लियामेंट को और सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना कर सके। बस सेल्फ खुद स्वयं आर्टिकल 31 में प्रोटेक्शन है। क्या प्रोटेक्शन है? देखो, व्हेन द स्टेट एक्वायर्स द लैंड हेल्ड बाय अ पर्सन अंडर हिज ओन पर्सनल, यानी किसी का खेती है, कोई खेत कर रहा है, उसे जीविका चल रहा है, यदि वो कोई लैंड ले ले, स्टेट मतलब वही आर्टिकल 12 का जो स्टेट का डेफिनेशन है, यदि स्टेट ले ले पर्सनल कल्टीवेशन वाला एरिया ले ले तो स्टेट को कंपनसेशन प्रॉपरली देना पड़ेगा। तो क्या रहा बात फिर? तो राइट टू प्रॉपर्टी भले ही ब्रॉडली खत्म हो गया हो आर्टिकल 31 और 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ से, अभी भी दो प्रोविजन अवेलेबल है। स्पेशली स्टेट को कंपनसेशन प्रॉपरली देना पड़ेगा इस दो केस में, एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में, और दूसरा क्या है कि यदि पर्सनल कल्टीवेशन हो किसी भी पर्सन का, यदि वो जमीन लिया जाता है तो उसको प्रॉपर कंपनसेट करना पड़ेगा स्टेट को। आगे देखो, बिल्कुल ये जो पहला जो प्रोविजन था बच्चे लोग, ये जो पहला प्रोविजन था, पहला कौन सा प्रोविजन है? हाँ, माइनॉरिटी वाला, ये 44th अमेंडमेंट में जोड़ा गया मोरारजी देसाई का, जो कि पिछले बार भी पढ़े हो तुम लोग। जो सेकंड जो प्रोविजन था, सेकंड प्रोविजन कौन सा? पर्सनल कल्टीवेशन वाला। ये जो प्रोटेक्शन मिला था 17th अमेंडमेंट करके मिला था, 17th अमेंडमेंट एक्ट करके मिला था 1964 में। आया समझ में? तो ये दो प्रोविजन अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट अभी भी फंडामेंटल राइट्स में प्रेजेंट है। ये दोनों अलग अलग अमेंडमेंट से आया है। 17th अमेंडमेंट एक्ट से सेकंड वाला प्रोविजन आया है पर्सनल कल्टीवेशन वाला, कि उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रॉपर कंपनसेशन मिलेगा। दूसरा 44th अमेंडमेंट एजुकेशनल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए मिला है। तो देखो फर्दर आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C हैव बीन रिटेन एज एक्सेप्शन टू द, हाँ उसके बाद भी देखो आर्टिकल 31A, 31B, 31C जो बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि पार्लियामेंट को पूरा पावर हो कि वो लॉ वो बना ले
और लॉ बना के वो एग्जीक्यूट कर दे, और यदि किसी का फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों आर्टिकल पार्लियामेंट को एक्स्ट्रा ब्लैंकेट देती है, एक्स्ट्रा इम्यूनिटी देती है। बात समझे ना? तो हाँ, जब तक आर्टिकल 31, 30B, 30C को नहीं समझोगे तब तक पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो आर्टिकल 31 है क्या फिर, आर्टिकल 31B है क्या फिर, आर्टिकल 31C है क्या? जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक बढ़िया समझ में नहीं आएगा। तो चलो 31A करते हैं। आप समझो बच्चे लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सब है इसमें। क्या है देखो, आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 क्या चीज़ के संबंधित बना, क्या चीज़ के लिए बना है? तो आर्टिकल 31 सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कौन सा फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, ये जान लेना। तो आर्टिकल 31A बना इसलिए कि 5 टाइप का, 5 टाइप्स का, आई रिपीट 5 कैटेगरी ऑफ लॉ बना सकता है कौन? पार्लियामेंट। और यदि 5 टाइप्स का जो लॉ बना रहा है पार्लियामेंट, उसके वजह से यदि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती है। यानी कि पूरा ब्लैंकेट दिया गया, इम्यूनिटी दिया गया पार्लियामेंट को। तो तुमको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 31 का तार कौन सा फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, और कितने टाइप के इसमें लॉ बनाया जा सकता है, और जिसका वायलेशन होने के बाद भी, है ना, मान लो कि यानी कि इसके वजह से यदि फंडामेंटल राइट्स किसी का वायलेशन हो रहा है तो फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। तो बात समझ गए ना? तो देखो यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करना। आर्टिकल 31A सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ from being challenged and invalidated on the ground of contravention of fundamental rights conferred by Article 14. Article 14 जानते हो, equality before law and equal protection of law. एंड दूसरा क्या है? आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 जानते हो, ये भी इसमें 6 राइट्स है, स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, और जो पहले प्रॉपर्टी वाला राइट था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F, वो तो खत्म हो चुका है। बात समझ गए ना? देखो, दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। यानी कि किस तरह बना सकते हैं, 5 कैटेगरी बताए थे ना। देखो उस समय जरूरत था क्योंकि लैंड रिफॉर्म चल रहा था, है ना, इंडस्ट्री को बनाना था, ट्रेड एंड बिजनेस को आगे बढ़ाना था, तो इसलिए उस समय भारत सरकार ने इस तरह का फैसला लिया था, इसलिए उस समय पार्लियामेंट ने इस तरह का फैसला लिया था। तो क्या क्या हो सकता है? देखो, एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट, यानी कि एक स्टेट क्या कर रही है कि किसी स्टेट्स को, देखो वो स्टेट्स का मतलब क्या? संपत्ति, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति या कोई भी उससे संबंधित कोई भी चीज़ है, यदि वो एक्वायर कर रही है स्टेट, और उसके वजह से यदि किसी का फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। तो आर्टिकल 31A ने इम्यूनिटी दे दिया ना, और इससे संबंधित पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। नंबर 2 देखो, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट। स्टेट क्या जानते हो ना, वो दौर था बच्चे लोग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, वो दौर था नेशनलाइजेशन का, याद आया? वो दौर था जी, 70s दौर रहा है, 69, लेट 69 कहोगे, 70s कहोगे, 60s कहोगे, या अर्ली 70 कहोगे, वो दौर रहा है इंदिरा गांधी का। तो बहुत सारा नेशनलाइजेशन हो रहा था, है ना। वही बोला कि यदि किसी भी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट यदि स्टेट ले ले तो उससे जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट्स हनन होगा, राइट टू प्रोफेशन भी हनन होगा, हाँ होगा ना। तो यदि ये कुछ किसी को फंडामेंटल राइट्स पे दिक्कत होता है, यदि आर्टिकल 14 पे दिक्कत हो रहा है या आर्टिकल 19 में दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ब्लैंकेट इम्यूनिटी इस लॉ के ऊपर भी। तीसरा क्या है? एमलगेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, माने कोई 2-3 कॉर्पोरेशन है, सबको साथ में ज्वाइन कर दिए, तो जब सबको साथ में ज्वाइन करोगे तो इससे भी तो कई लोग का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, वो फिर भी वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी मिला है अंडर आर्टिकल 31A। आया समझ में ना? उसी तरह देखो डी, देखो यानी कि 4th देखो, एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स और डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन जो भी कंपनी का जो कॉर्पोरेशन है, कंपनी या कॉर्पोरेशन एक ही चीज़ है, उसके जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, उससे संबंधित यदि कोई भी राइट्स वो स्टेट मॉडिफाई कर सकता है या ख़त्म भी कर सकता है। तो यदि उसको लेके यदि कोई फंडामेंटल राइट्स हनन होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आर्टिकल 31A से उसको ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिला है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट इससे संबंधित लॉ बना सकती है। एंड लास्ट वन देखो, माइनिंग लीजेस को लेकर, माइनिंग को देखो नेशनलाइजेशन किया गया ना उस समय, कोल इंडिया लिमिटेड आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो माइनिंग लीजेस को लेके यदि मॉडिफिकेशन करना हो, इसमें कोई चीज़ चेंजेस लाना हो, तो बिल्कुल ला सकता है, लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। और किसी का फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता।
बहुत ही लेमन टर्म्स में समझाए हैं स्टूडेंट, समझने का प्रयास करो। आगे देखो, हाँ अब देखो, अब मस्त है ना ये चीज़। देखो आर्टिकल 31 डज नॉट इम्यूनाइज ए स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अनलेस इट हैज़ रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड हैज़ रिसीव्ड हिज असेंट। अब देखो क्या है कि जो भी लॉ बनाएगा ना आर्टिकल 31 के अंतर्गत 5 टाइप का लॉ बना सकता है और 5 कैटेगरी बता दिए तुमको। तो ऐसा नहीं कि बाबू वो तुरंत लागू हो जाएगा, यदि जुडिशियल रिव्यू से बचना है, क्योंकि आएगा सुप्रीम कोर्ट दौड़ते हुए कि भाई फंडामेंटल राइट्स तो दिक्कत हो गया, ये 5 लॉ के वजह से, 5 टाइप का कैटेगरी ऑफ लॉ की वजह से दिक्कत हो गया। यदि उस चीज़ से बचना है तो प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा उस लॉ को बनाने के लिए, जो कि मनी बिल और कई फाइनेंशियल बिल में भी होता है इस तरह का चीज़। ऐसा समझ में ना। तो आर्टिकल 31 डज नॉट इम्यूनाइज ए स्टेट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशियल रिव्यू से नहीं बचता है स्टेट। जुडिशियल रिव्यू से तभी स्टेट बच सकता है जब वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो जाए। वो सुनिए, प्रेसिडेंट के लिए यदि वो बिल रिजर्व हो गया, प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि चलो ठीक है आप बना दीजिए, प्रेसिडेंट से ओके होना चाहिए। यदि प्रेसिडेंट ने ओके, अब पहले ही, बाद में नहीं, बाद में तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर तो मोहर लगाएगा ही। ये लॉ बनाने से पहले ही जब कंसिडरेशन स्टेज पर रहता है बिल, उसी समय प्रेसिडेंट की तरफ से ओके हो जाना चाहिए, इस स्टार्टिंग पॉइंट में ही। समझ गए ना। तो आर्टिकल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन ऑफ, हाँ मगर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे लोग आर्टिकल 31A का दुरुपयोग करेगा पार्लियामेंट। आर्टिकल 31A में ये भी लिखा गया है कि प्रॉपर कंपनसेशन होना चाहिए जिसका भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो और जिसके लिए आप 5 कैटेगरी ऑफ लॉ बना रहे हो। समझ गए ना। दिस आर्टिकल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एट मार्केट वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। व्हेन द स्टेट एक्वायर्स लैंड हेल्ड बाय अ पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टिवेशन एंड द लैंड इज विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट। कितना बढ़िया बात किया गया। यदि मान लो किसी का किसान का जमीन है, समझे ना, कोई किसानी कर रहा है, कोई किसान अपना खेत में काम कर रहा है, उसका जमीन आपने ले लिया तो प्रॉपर कंपनसेट करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हमारे पास, हाँ यदि सीलिंग लिमिट में ही है, यानी कि 5 एकड़ तक हम रख सकते हैं जमीन और 5 एकड़ के नीचे ही है, 5 एकड़ तक ही जमीन है, अब फिर भी स्टेट हमसे ले रहा है पब्लिक पर्पस के लिए, तो उस समय भी प्रॉपर कंपनसेशन होना चाहिए। हाँ यदि मान लो कि मेरे पास 10 एकड़ का जमीन है और लिमिट कितना था 5 एकड़ का, तो 5 मान लो कि उसने क्या ले लिया, 6 ले लिया हमसे, बचा 4, तो लिमिट 5 तक था, तो वो 5 पे कुछ भी कर सकता है, बट एक जो एक्स्ट्रा लिया हमसे उस पर उसको प्रॉपर कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इसलिए लिखा गया कि जो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट है, जो पार्लियामेंट के लॉ ने फिक्स कर दिया कि इतना इतना लिमिट आदमी रख सकता है जमीन, तो फिक्स करने के बाद भी यदि उसमें से भी ले लिया, यदि, क्योंकि जानते हो कई बार होता है कि जमीन थोड़ा सा ही था मेरे पास और सीलिंग लिमिट के अंदर ही था, उतना जमीन हम रख सकते थे, मगर फिर भी स्टेट ले लिया, क्योंकि स्टेट को मान लो कि वहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट बनाना है, स्टेट को मान लो कि रोड बनाना है। देखते हो ना NH बनता है तो कई लोग का जमीन लिया जाता है और कई लोग का, बेचारे लोग का वो सीलिंग लिमिट के अंदर ही आता है, वो कि उतना वो रख सकता है, होल्ड कर सकता है। तो उस केस में बच्चे लोग, उस केस में स्टेट को प्रॉपर कंपनसेशन देना होगा। वो भी आर्टिकल 31A के अंतर्गत आता है, वो भी एक तरह से सेफ गार्ड है। समझे। ऐसा तो नहीं ना कि लॉ होना चाहिए आप मोनोपोली करते जाओ, तो वो भी तो गलत हो जाएगा फिर। तो ये तो बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा बच्चे लोग कि आर्टिकल 31A है क्या। तो उसमें 5 टाइप्स का आप लॉ बना सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी से संबंधित सब, ठीक है, मगर हाँ उसमें प्रॉपर कंपनसेशन का भी प्रोविजंस है, स्पेशली एरिया अंडर कल्टीवेशन हो, किसी का पर्सनल एरिया अंडर कल्टीवेशन हो, या दूसरा क्या है यदि सीलिंग लिमिट के अंदर हो। अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 31B। ये देखो, ये बहुत अद्भुत था क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हुआ है हमारे कंट्री में। तो क्या है ये देखो, आर्टिकल 31 सेव्स द एक्ट्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड इनवैलिडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रीवेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब देखो ये क्या, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है बच्चे लोग। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 है ना बहुत सारा, तो शेड्यूल 9 भी मिलेगा तुमको। इसमें क्या है कि आर्टिकल 31B इसलिए बना था कि कोई भी एक्ट को यदि आप शेड्यूल 9 के अंदर डाल दिए, कोई भी रेगुलेशन को, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को आप यदि शेड्यूल 9 के अंदर डाल दिए तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा ही नहीं। क्योंकि मान लो कि तुमने डाल दिया, कोई भी लॉ बनाया तुमने 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिया और उसके वजह से यदि किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये शुरू में बनाया गया था। तो इसका मतलब देखो वो 31A तक तो समझ में आया हम लोग। 31 तो प्रॉपर्टी संबंधित है, 5 लॉ प्रॉपर्टी से, ये तो भाई कुछ भी हो सकता है।
अब यही हो रहा था प्रैक्टिस शुरू में कि पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना रही थी, समझे ना, और 9 शेड्यूल में डाल दे रही थी, या कोई विधानसभा का रूल्स और रेगुलेशन था, लॉ था, वो 9 शेड्यूल में डाल दिया जा रहा था। तो पूरा ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल जाएगा इससे। इससे यदि फंडामेंटल राइट्स किसी का दिक्कत हो जाए, वायलेट हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं सकता, हुआ सुप्रीम कोर्ट कुछ कर भी नहीं सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा बात हो गया ना। यानी कि आर्टिकल 31B तो आर्टिकल 31 से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि आर्टिकल 31A तो केवल तुम्हारा लैंड से संबंधित है। 5 लॉ था ना लैंड से संबंधित, आर्टिकल 31B ऐसा नहीं है, वो कुछ किसी भी से संबंधित हो सकता है। बस उसका क्या है क्राइटेरिया कि हाँ उसको 9 शेड्यूल में डाल दो, 9 शेड्यूल में डाल दिए तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल गया। अब पार्लियामेंट को जिस तरह का भी लॉ बनाना है वो डाल दिया अंदर, और वो लागू करते वक्त यदि किसी का भी फंडामेंटल राइट्स है तो वो चिल्ला के नहीं बोल सकता कि हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गया। तो कहो ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। देखो इसलिए लिखा गया, देखो बच्चे लोग नीचे पढ़ो, Thus the scope of Article 31B is wider than the Article 31A। समझ में आया ना, आर्टिकल 31A केवल लैंड से संबंधित था, आर्टिकल 31B किसी से भी संबंधित हो सकता है, इसलिए बहुत वाइडर है, बहुत बड़ा है वो। आर्टिकल 31B इम्यूनाइजेस एनी लॉ इंक्लूडेड इन द 9 शेड्यूल, समझ गए ना, वही चीज़ है ना। और वेदर और नॉट द लॉस फॉल अंडर द एनी ऑफ द 5 कैटेगरी स्पेसिफाइड इन द, यानी कि वो वही तो बोल रहा है कि भले ही वो आर्टिकल 31A के अंदर 5 लॉ था ना, उसमें फॉल हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल गया है तुम्हारा, जो भी 9 शेड्यूल के अंदर चला गया। तो ये कह सकते हो कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देगा फिर पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट कोई भी तरह का लॉ बना सकती है। तो इसलिए लिखा गया आर्टिकल 31 प्रोवाइड्स ए डिग्री ऑफ इम्यूनिटी टू सर्टेन लॉस। बहुत सारे लॉस को क्या करता है, ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे देता है। हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट को लगेगा भाई ये गलत चीज़ हो रहा है। तो अब देखो, ये देखो बच्चे लोग, तुम लोग कितना आनंद से याद करते हो केशवानंद भारती केस। तो ये भी कह सकते हो कि एक तरह से केशवानंद भारती केस टाइप का ही केस हुआ था 2007 में, जिसको कहते हैं IR कोल्हो केस। IR कोल्हो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉस इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। बताओ, ऐसा नहीं कि कुछ भी 9 शेड्यूल में डाल दोगा तुमको ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा जी, जुडिशियल रिव्यू होगा। उसके लिए एक डेट फिक्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अप्रैल 24, 1973, क्योंकि ये डे बहुत ऐतिहासिक है। क्यों ऐतिहासिक है बताओ? क्योंकि इसी दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। जानते हो ना, अभी तक हिस्ट्री में, भारत के हिस्ट्री में, जुडिशरी में सबसे बड़ा केस है केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को एक डेडलाइन दे दिया, एक लाइन बना दिया कि कोई भी यदि आपने लॉ, रूल्स और रेगुलेशन कुछ भी आपने 9 शेड्यूल के अंदर डाला हो केशवानंद भारती केस से पहले, तो चलो वहाँ जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। मगर अप्रैल 24, 1973 के बाद यदि आपने कोई भी 9 शेड्यूल के अंदर कोई भी एक्ट डाल दिया, कोई भी रेगुलेशन डाल दिया, तो वो ओपन टू जुडिशियल रिव्यू होगा। देखेंगे, चेक करेंगे आपका लॉ भी, और यदि कोई फंडामेंटल राइट्स के साथ यदि टकराता है तो नल एंड वॉइड कर देंगे। आया समझ में? क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती केस के बाद ही बेसिक स्ट्रक्चर तय हुआ ना, और जुडिशियल रिव्यू खुद बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो और आर्टिकल 14 खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो वही बोला गया, देखो यहाँ पे, द कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। हाँ, इट कुड नॉट बी टेकन अवे। ऐसा नहीं है कुछ भी आप डाल दीजिएगा, लॉ डाल दीजिएगा, रेगुलेशन डाल दीजिएगा 9 शेड्यूल के अंदर और हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। अरे जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। तो इसने कहा, इसलिए कहा कि इट सेड दैट लॉज प्लेस अंडर 9 शेड्यूल, जो भी लॉज डाला गया है 9 शेड्यूल के अंदर, यदि वो 14 अप्रैल 1973 के बाद डाला हो, यानी केशवानंद भारती केस के बाद डाला हो, तो ओपन है जी, कोर्ट आ सकता है, कोर्ट कर सकता है। यदि किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को यदि वॉयलेट कर रहा है तो कोर्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो वही बोला कि यदि आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है, आर्टिकल 15 को वॉयलेट करता है, आर्टिकल 19 को वॉयलेट करता है, आर्टिकल 21 को वॉयलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं। या फिर सिंपली यदि बेसिक स्ट्रक्चर को भी वॉयलेट करता है तो उसमें भी आ सकते हैं। क्योंकि देखो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 खुद एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हाँ, सब नहीं है, सब फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कुछ फंडामेंटल राइट्स ही बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी जान लेना। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है, मगर सब फंडामेंटल राइट्स नहीं है। बात समझा? वो भी इवॉल्विंग चीज़ है। जैसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 पूरा फंडामेंटल राइट्स, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा भी है और फंडामेंटल राइट्स भी है वो। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जान लेना ये चीज़,
कुछ होगा, इंटरनेट में देख लेना बच्चे लोग। आया समझ में ये चीज? तो कह सकते हो कि केवी केस के बाद, केशवानंद भारती केस के बाद ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। अब देखो क्या हुआ उसकी वजह से, देखो क्यों आखिर ये अप्रैल 24 1973 क्यों? क्योंकि जानते हो तुम लोग, क्योंकि यही दिन था बच्चे लोग केशवानंद केवी केस हुआ था, केशवानंद भारती केस हुआ था, और भारत में जुडिशरी ने एक नया व्यवस्था क्रिएट किया था, दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए तो देखो यहाँ पे समझो, अब तुम देखो ना कितना ब्लैंकेट इम्यूनिटी पार्लियामेंट को मिला। 2016 तक का आंकड़ा है। बताओ 1951 में बच्चे लोग, 1951 में जानते हो ना बहुत अमेंडमेंट हुआ ना, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, जिसकी वजह से आर्टिकल 31 बी सब भी आया है, आर्टिकल 31 ए आया, आर्टिकल 31 बी आया, आर्टिकल 31 सी आया, बहुत अमेंडमेंट करके। तो देखो तुम खुश हो जो कि 1951 में 9 शेड्यूल के अंदर केवल 13 एक्ट था, 13 लॉस था, और 2016 में देखोगे, रिसेंट टाइम में देखोगे तो कितना आ गया, 280 प्लस हो गया। कैसे? क्योंकि ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिलता है। तो मगर 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई डाला है तो फिर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकती है, जुडिशियल रिव्यू उस पर सुना सकती है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू का बात हो रहा है क्लास में, तो हम तुम लोग से पूछना चाहेंगे कि जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? वेरी गुड, आर्टिकल 13 डायरेक्ट रिलेटेड है, क्योंकि किसी भी लॉ को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकती है। ये पावर, यदि ये पावर है तो ये पावर ही सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू कहलाएगा। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 भी, वो भी संबंधित है जुडिशियल रिव्यू से, समझे ना? वो भी संबंधित है जुडिशियल रिव्यू से। देखो और भी आर्टिकल संबंधित है, केवल 2 ही नहीं, और भी आर्टिकल संबंधित है जुडिशियल रिव्यू से। मत 2 आर्टिकल जरूर याद होना चाहिए। कहोगे सर यही 2 आर्टिकल क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ही आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, इसलिए याद होना चाहिए। तो ऑफ दिस द एक्ट्स एंड द रेगुलेशन ऑफ स्टेट legislation deal with the land reforms and abolition of जमींदारी system and that of the parliament deal with other matters। देखो वही चीज़ है कि जो भी है, अब एक्ट क्या है, क्या से संबंधित है? देखो एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन डील विद लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। देखो कई बार है ना कि हमने कहा ना कि स्टेट का भी लेजिस्लेशन को डाल दिया आता था उसके अंदर। यदि स्टेट का लेजिस्लेशन तुम्हारे रिलेटेड है, उससे लैंड रिफॉर्म संबंधित है, ये जमींदारी सिस्टम खत्म करें, उस जरूरत था उस समय कि जमींदारी सिस्टम खत्म करना था, और उसके लिए यदि स्टेट भी लॉ लेके आए तो वो चीज़ को भी 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाता था। बात समझे ना? हाँ, एंड एट द पार्लियामेंट डील विद अदर मैटर्स, पार्लियामेंट दूसरा मैटर्स 9 शेड्यूल के अंदर डाल। बट अब व्यवस्था अलग हो गया ना, अब आप डालोगे तो जुडिशियल रिव्यू होगा। तो देखो बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू आ गया। देखो क्या समझते हो जुडिशियल रिव्यू से? तो जुडिशियल रिव्यू एक तरह से फिलोसफी है, डॉक्ट्रिन है, डेमोक्रेटिक थ्योरी का। हाँ, डेमोक्रेसी में होने वाला चीज़ है, जहाँ पे कुछ लॉज को इनवैलिड कर देता है जुडिशियरी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू यूज़ करती है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। रिट्स जारी करने का अधिकार है ना हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 के अंदर, तो वही आर्टिकल एम्पावर्ड करती है उसको भी, हाई कोर्ट को भी। समझे? द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि जुडिशियल रिव्यू वाला जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिए हैं हम लोग? यूएस से लिए हैं। और इंडिया में देखोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो जुडिशियल रिव्यू वाला चीज़ तुमको आर्टिकल 13 में नजर आएगा, मैं एट द सेम टाइम आर्टिकल 32 भी है। तो जुडिशियल रिव्यूज का मतलब क्या है? देखो जुडिशियल रिव्यू इंप्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम पावर है नेशंस का, एंड जितने भी बाकी एंड ऑल द पावर्स आर अंडर इट्स सुप्रीम। जो भी लॉ बनेगा, चाहे पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बने, चाहे विधानसभा के द्वारा लॉ बने, सब क्या है? तुम्हारा संविधान से नीचे का चीज़ है, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है वो। इट इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू, ये क्यों जुडिशियल रिव्यू क्यों व्यवस्था दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है ताकि हैस्टी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास ना करे पार्लियामेंट। कई बार होता है ना, पार्लियामेंट बहुत तेजी से लॉ पास कर दिया बिना सोचे समझे, बिना कोई प्रॉपर डिस्कशन का होता है, कई बार बहुत तेजी से पास कर देता है, और कई बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी पास कर दिया। तो उसके लिए जुडिशरी के पास पूरा इजाज़त होना चाहिए, जुडिशरी के पूरा मौका होना चाहिए कि ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड करे। तो उसके लिए जुडिशरी को पावर चाहिए ना जी। वो पावर कहाँ से आता है? आर्टिकल 13 से आता है। वो पावर कहाँ से आता है? आर्टिकल 32 से आता है। आया समझ में? तो आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू योर ओनली फंडामेंटल राइट्स। बात समझे ना? आर्टिकल 30, देखो आर्टिकल 13 तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे समझो बच्चे लोग, आर्टिकल 13 तो कुछ भी हो सकता है। आर्टिकल 13 में वही फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, जानते हो। आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट यूज़ करती है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करती है?
ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कोई भी वायलेशन हो जाए किसी भी एक्ट में या एग्जीक्यूटिव एक्शन से या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन से, कोई भी वायलेशन हो जाए फंडामेंटल राइट्स में, उसके लिए आर्टिकल 32 को इन्वोक करती है और उस आर्टिकल से रिट्स भी जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। एनीवे यहाँ पे देखो, तो सम बेसिक आइडियाज अबाउट द 9th शेड्यूल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ 31B पढ़ चुके हो बच्चे लोग, सेम ही चीज़ में दोहराने वाला हूँ। देखो वहाँ पे ध्यान दो कि ये जो 9th शेड्यूल है बच्चे लोग, ये 9th शेड्यूल वाला चीज वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951। देखो ये 9 यानी कि पहले शुरू में संविधान जब लागू हुआ तो उस समय 8 ही शेड्यूल था, याद है तुम लोग को? अभी कितना शेड्यूल है? हाँ अभी 12 हुआ है, तो 4 शेड्यूल जुड़ा गया। 70-75 साल में 4 शेड्यूल नया जुड़ा। तो देखो जो सबसे पहला जो शेड्यूल जुड़ा था 1951 में संविधान लागू होने के कुछ 1 साल के अंदर ही, तो वो 9th शेड्यूल जुड़ा था। अब देखो वही लिखा गया कि 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951 अलॉन्ग विद आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B क्योंकि दोनों को एक ही साथ पढ़ोगे, क्योंकि आर्टिकल 31B ही तो पूरी तरीके से ब्लैंकेट इम्यूनिटी देता है कि कोई भी आप लॉ और रेगुलेशन को आप 9th शेड्यूल के अंदर डाल सकते हो, विद अ व्यू टू प्रोवाइड a protective umbrella to land reform laws to save them from being challenged in the courts on the ground of contravention of fundamental rights। बात समझे ना? तो इसलिए 9th शेड्यूल को पावर देने के लिए फिर आर्टिकल 31B बनाया गया। इसलिए बनाया क्योंकि वो जो दौर था लैंड रिफॉर्म्स का दौर था। जब लैंड रिफॉर्म्स का दौर था तो बहुत सारा प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो किया जाएगा, एक्वायर किया जाएगा स्टेट के द्वारा, क्योंकि स्टेट क्या करेगी फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी या इंडस्ट्री के लिए यूज़ करेगी। तो उसके वजह से यदि कोई भी फंडामेंटल राइट्स किसी नागरिक का यदि वायलेट हुआ तो उसके लिए कोई राहत नहीं है, उसी के लिए बनाया गया था। और देखो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यही ना आर्टिकल 13 बोले ना, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत क्या लिखा गया है? स्टेट शैल नॉट फ्रेम एनी लॉ, स्टेट ऐसा कोई लॉ ना बनाए जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, इनकंसिस्टेंट हो। यदि ऐसा होता है तो वो जो लॉ है वो वॉइड हो जाएगा। समझ गए? वो लिखा गया है। देखो तो आर्टिकल 31B का फिर क्या रेलेवेंस है? तो वही तो है रेलेवेंस है जी। आर्टिकल 31B सेव्स कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ विद द फंडामेंटल राइट्स। यदि कोई भी लॉ बना हुआ है जो कि 9th शेड्यूल के अंदर डाला गया है और उसकी वजह से कोई फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट होता है तो क्या एक तरह से इम्यूनिटी मिल जाएगा तुम्हारा पार्लियामेंट को, इम्यूनिटी मिल जाएगा तुम्हारा उस लेजिस्लेशन को। ठीक है, तो इसलिए ये फिक्शनल इम्यूनिटी देता है एक तरह से कह सकते। क्यों? क्योंकि टकराव होगा ही होगा, टकराव होगा ना, तो इसलिए आर्टिकल 31B एक तरह से फिक्शनल इम्यूनिटी देता है। जो भी लॉ को प्लेस किया गया 9th शेड्यूल के अंदर और उसको बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते कोई भी फंडामेंटल राइट्स तुम्हारा वायलेट हुआ तो। सेम चीज पढ़ चुके हो ना ये चीज? बिल्कुल वही सब चीज हम लोग रिपीट कर रहे हैं। अब देखो बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज है, मैं बार बार वही चीज पढ़ा रहा हूँ। आयर कोलो केस जो हुआ 2007 में, उसने पलट दिया ना इस चीज को, वही आयर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें कहा गया कि ठीक है डालो, अच्छी बात है, मगर केशवानंद भारती केस के बाद जो टाइम है 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई डाले हो तो जुडिशियल रिव्यू होगा। वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे, देखो पढ़ो समझो कि कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 केस, वेरियस लॉज प्लेस इन द 9th शेड्यूल विच चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट एनी लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स शुड बी स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सही बात है ना? एंड कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है कोर्ट के पास, वो ऐसे लेजिस्लेशन इस तरह नहीं ले सकता है। तो 9 जज बेंच बैठे थे इसमें भी और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाए थे 2007 में। और उन्होंने कहा था देखो अब सवाल ये भी था कि मामला तो पहुंचेगा आर्टिकल 31B पे भी, तो आर्टिकल 31B को किस तरह देखा ये जजमेंट में, ये भी सवाल उठेगा। नहीं तो कायदे से आर्टिकल 31B को भी नल एंड वॉइड करने में क्या टाइम लगता है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया उस समय। देखो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द यानी कि आर्टिकल 31B ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पार्लियामेंट के पास जो पावर है 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ को डालने का, वो भी ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकता पार्लियामेंट, इट्स ओके। समझ रहे हो बात को ना? बट इट्स सेड लॉज प्लेस, यानी कि जो भी आप 9th शेड्यूल में डाले हो तो जुडिशियल स्क्रूटनी तो होगा। इस तरह ब्लैंकेट प्रोटेक्शन कैसे मिल सकता है कोई भी लॉ को? हाँ, और जबकि ये जो जुडिशियल रिव्यू हो बेसिक स्ट्रक्चर है केशवानंद भारती केस के बाद, तो इसलिए एक डेट फिक्स कर दिया गया ना, उससे पहले आपने प्लेस किया तो ठीक है जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। केशवानंद भारती केस से पहले यदि कोई भी रेगुलेशंस या लॉ अंदर डाल दिया गया है तो कुछ नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। उसके बाद यदि कोई किया तो जुडिशियल रिव्यू होगा। आफ्टर ऑल जुडिशियल रिव्यू क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। तो देखो
इट्स सेड, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डुअल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। जो भी 9th शेड्यूल में डाला गया लॉ, उसके ऊपर 2 टेस्ट होगा। यदि दोनों टेस्ट में पाया गया कि गलत तरीके से डाला गया है, मतलब अभी पढ़ूंगा तो समझ में आएगा तुम लोग को अच्छे से। यानी कि 2 टेस्ट होगा, वेदर इट वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट, फर्स्ट वन, क्या कोई भी फंडामेंटल राइट्स को इम्पैक्ट कर रहा है ये लॉ, नंबर 1। इफ यस, वेदर द वायलेशन ऑल्सो, यानी कि यदि सच में ही डैमेज हो रहा है, मान लो सच में ही वायलेट हो रहा है कोई फंडामेंटल राइट्स, तो उसके बाद देखा जाएगा क्या सच में ये बेसिक स्ट्रक्चर को भी वायलेट कर रहा है, क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है क्या। यदि दोनों का आंसर आए यस, कि हाँ फंडामेंटल राइट्स को भी इंपैक्ट पड़ रहा है और उसके वजह से बेसिक स्ट्रक्चर को भी इंपैक्ट पड़ रहा है, दोनों में यस आया, ऐसा भी केस हो सकता है ना कि केवल फंडामेंटल राइट्स को इंपैक्ट पड़ रहा है मगर बेसिक स्ट्रक्चर को इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया कि सब फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये बोले ना हम। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ कि मान लो कि कोई, जैसे आर्टिकल 15 ही उठा के देख लो ना, राइट टू इक्वलिटी वाला, या आर्टिकल 13 ही उठा के देख लो। तो यदि मान लो कि कोई फंडामेंटल राइट्स को इंपैक्ट पड़ रहा है और उसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर में भी इंपैक्ट पड़ रहा है, और दोनों में आंसर हुआ कि यस इंपैक्ट पड़ रहा है, देन ओनली अ लॉ प्लेस इन 9th शेड्यूल कैन बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो उसी तरह का लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, बाकी में नहीं होगा। बाकी मान लो कोई फंडामेंटल राइट्स में दिक्कत हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा, वो नल नहीं होगा, वो नल एंड वाइड नहीं होगा। हाँ बेसिक स्ट्रक्चर मस्ट है। अब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स स्वयं, तो डुअल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ, द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। जो संविधान सबसे सुप्रीम है, ये सबको कंपलसरी करता है, सबको मैंडेट करता है कि जितने भी संवैधानिक बॉडी है वो संविधान के प्रोविजन के हिसाब से चले, है ना। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है। इट ऑल्सो मैंडेट्स अ मैकेनिज्म, है ना। और ये भी संविधान तय करता है कि लेजिस्लेटिव जो एक्शन है, लेजिस्लेटिव जो एक्ट है ना, उसको चेक करे जुडिशरी, इंडिपेंडेंट एजेंसी। यही तो होते हैं प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर। अब बेंच ने बच्चे लोग ऐतिहासिक फैसला कहा ना कि 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ डाला गया है अप्रैल 24, 1973 के बाद, तो वहाँ पे डोल टेस्ट किया जाएगा उस लॉ का, है ना। वुड बी टेस्टेड इंडिविजुअली ऑन द टच स्टोन ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ द लॉज वेर फाउंड, यदि पाया गया कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ जो कि 9th शेड्यूल में डाला गया था, या कोई भी राइट्स वायलेशन हुआ, समझे ना, पीपल का राइट्स वायलेशन हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर यदि वायलेट हुआ, तो ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया जाएगा, भले ही वो लॉ 9th शेड्यूल के अंदर ही क्यों ना हो। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 2007 में कोलो केस में निकल के आया था। दैट्स इट कंप्लीटेड।